Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF and this is मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को जो करवाने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके आज। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सारे स्टूडेंट्स। नोटिफिकेशन आया था आज आप लोगों के पास? क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। गुड आफ्टरनून रागिनी, हाय मोना। चलिए एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग JRF बाबू, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन जयदेव क्लासेस फॉर JRF पर आप सभी का वेलकम है। आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन हमारे साथ, क्रैक कर सकते हैं नेट JRF सेट PSG एंट्रेंस एग्जाम। एंड इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है अभी यहाँ पर अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आज से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये ऑफर है और टुडे इज द लास्ट डे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स जो है पॉलिटिकल थॉट पर आज से स्टार्ट हो गया है 13 जून से। अगर आप क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आप लोगों का वो पड़ जाएगा 4500 का एंड 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 7500 का। ठीक है, तो अर्ली बर्ड ऑफर है और आज लास्ट डेट है। आप 12 बजे से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीजें मिलती है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, PDF, क्विजेज। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस, है ना। यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जो होती है वो फोन पे द्वारा होती है। आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी अगर आप लोग जो भी चीजें हैं अगर आप आना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। अभी आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है प्रैक्टिस कोर्स में, तो वो प्रीवियस ईयर MCQs पर चल रहा है NTA UGC नेट के। ठीक है, इसके लिए अगर आप आना चाहें तो इसके लिए भी आप आ सकते हैं। वैसे ओरिजिनल प्राइजेस जो हैं आपके, तो वो ये प्राइजेस है। 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2500 का पड़ता है। 3 मंथ का लेते हो तो ये 5500 का। 6 मंथ का लोगे 8500 का पड़ेगा और 12 मंथ का 15900 का पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये देखो, ये रहे ओरिजिनल प्राइजेस, है ना। और जो अभी ऑफर में मैंने निकाला हुआ है, तो ऑफर में ये वाला है। ऑफर में बहुत ही मतलब आप 1000 रुपीज दोनों में बचा सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ वाले में भी और 6 मंथ वाले में भी। तो जो भी बच्चा लेना चाहे ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है वाइस पर क्लासेस कंडक्ट हो रही है। कंप्लीट कोर्स आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है। टेलीग्राम चैनल जयदेव क्लासेस फॉर JRF, लिंक डिस्क्रिप्शन, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस नाम से सर्च करोगे आ जाएगा। एंड हमारे डेली क्लासेस होती हैं 4 PM, फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कब कब नहीं होंगी, तो 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये कुछ 4 दिन आपकी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होंगी। ठीक है, ये 4 दिन यूट्यूब पर नो यूट्यूब क्लास। तो इस टाइम कोई यूट्यूब क्लास नहीं होगी।
तो इसीलिए ढूंढना मत कि हाँ मैम क्लास है नहीं है। वैसे मैं एक बार और बता दूंगी, वैसे इसमें क्लास नहीं होगी, ठीक है। 16, 17, 18, 19 इनको क्लासेस नहीं होंगी आप लोगों की। इसके अलावा मंडे को आप लोगों की यहाँ पर वाइस पे ही 4 PM फ्री क्लासेस होती हैं। जैसे अभी आप लोग आए हो तो सारे वाइस पे ही आए हो। 1 मंथ टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो। एवरीडे 50 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। चलें सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही एक अच्छा पेपर, और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। तो आज हम इस पेपर को करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैम इंग्लिश में लेकर आई है ओनली, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को इसकी हिंदी साथ साथ बताती हुई चलूंगी। आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। सब बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? चैट बॉक्स में। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो कब हुआ था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। ओके एवरीवन, चलिए सो यहाँ पर आपका टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया JRF बाबू। व्हेन वाज पंचशील एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो इंडिया चाइना के बीच में जो आप लोगों का ये जो एग्रीमेंट था, पंचशील एग्रीमेंट, ये कब साइन हुआ था? तो 1951 में हुआ था क्या? 52 में हुआ था? 53 में हुआ था? या 54 में हुआ था? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1954। क्या हो जाएगा? 1954 को हुआ था, और ये हुआ था आपका 29 अप्रैल को। जो इसकी कंफर्म डेट है वो है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को पंचशील साइन होता है, और पंचशील के अंदर आपको पता है 5 सिद्धांतों पर सहमति बनी थी, है ना। 5 सिद्धांतों पर जो है आप लोगों की सहमति बनी थी ये पंचशील पर। तो इसके अंदर आप लोगों का जो है काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्या क्या आ जाता है बताएगा कोई बच्चा? हम एक दूसरे को सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ये भी पूछी जाती है। आप सोचो कि मैम ये क्या करवाने लग रही हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाती है फर्स्ट नंबर पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे। दूसरे नंबर पे नॉन एग्रीगेशन, है ना, नॉन एग्रीगेशन। अभी हिंदी में भी बता रही हूँ। फिर नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस आ जाएगी। फोर्थ नंबर पे म्यूचुअल बेनिफिट, है ना। और फिफ्थ नंबर पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस, है ना। तो ये हो जाता है आप लोगों का, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आ जाता है अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे एक दूसरे की। दूसरा आ जाता है गैर आक्रमणता, यानी हम कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर आता है कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है समानता और पारस्परिक लाभ बनाए रखेंगे, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और लास्ट में आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे ये बताओ बेटा कि जो पंचशील एग्रीमेंट था कितने सालों के लिए हुआ था? क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर कह रखा है कि कोई आक्रमण नहीं करेगा, है ना, कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। तो कितने सालों के लिए हुआ था ये?
वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया। ये कितने 20 सालों years. के लिए हुआ था? 8 इयर्स के लिए, 8 सालों के लिए। जोड़ लो, 54 है, 54 से 62 तक जाओ, 54 से 62 तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ 8 सालों के लिए हुआ था। 8 सालों बाद ही क्या हुआ, सब फिर हमारे ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था, हमारे ऊपर चाइना अटैक कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। चलें, बहुत बढ़िया एवरीवन, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोड नेम बताना है। आपको याद है इंडिया का जो पहली बार मिसाइल जो परमाणु हमने किया था ना, टेस्ट किया था, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था 74 में, उसका नाम हमने क्या रखा था? बुद्ध स्माइलर रखा था, ऑपरेशन शक्ति रखा था, ऑपरेशन मेघदूत रखा था, या ऑपरेशन डिजर्ट रखा था? आपका समय स्टार्ट होता है। सब बच्चों को आंसर जो करना है करो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जीआरएफ बाबू, नाइस। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया एवरीवन, टाइम इज आउट। और यहाँ पर जो सबसे पहले बच्चों ने जो आंसर किया है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड रश्मि, मनीषा एंड रागिनी, बहुत बढ़िया। शरीफ, इशिका, तलात, जीआरएफ बाबू, मोना, आरती, गीतांजलि, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर इज स्माइलिंग बुद्धा। आपको याद है ना हमने क्या कोड नेम रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। तो जब हमने पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, कहां पर किया था? राजस्थान के पोखरण में, है ना? तो ये था स्माइलिंग बुद्धा था फर्स्ट वाले का नाम। और ऑपरेशन शक्ति किसका नाम था? जो 1998 में हमने दूसरे परमाणु नहीं किए थे, जो हमने परमाणु ये जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था 1998 में, इसमें हमने 5 किए थे टोटल, है ना? तो ये उसका ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। चलो, सेकंड वाला कहाँ पे हुआ था मैम? सेकंड वाला भी राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। ओके ओके मैम जी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि बाउंड्री का क्या नाम है? इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ ब्राउन बाउंड्री है, मैकमोहन लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, या गाजा स्ट्रिप है? आपका समय स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया एवरीवन, नाइस। सो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा? सभी बच्चों ने बी किया है। क्या बी इज द, क्या इसका बी आंसर राइट है? तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। मैकमोहन लाइन आपको पता ही होगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि मैकमोहन लाइन उसने मानने से मना कर दिया था मना, कि मैं नहीं मानता ये, तो ये मैं नहीं लाइन मानता, है ना? इसीलिए वो कहता है कि भैया ये मेरी चीजें हैं, ये जगह मेरी है, ऐसे बोलता रहता है ना। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। इसके बाद क्या और भी हमारी जो है इनके साथ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है हमारा। ठीक है, तो देखो, मैकमोहन लाइन जो है हमारी वो आती है चाइना के साथ। भूटान के साथ क्या हमारा कोई और बॉर्डर ओपन है या ऐसे ही है? बताओ। भूटान के साथ बॉर्डर हमारा ओपन है, जैसे नेपाल के साथ ओपन है ना बेटा, वैसे ही हमारा इनके साथ भी ओपन है। ठीक है, अच्छा, ये रेड क्लिफ ब्राउन किसके साथ है हमारी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ ब्राउन पाकिस्तान। आती है किसके साथ? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान।
इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ ब्राउन है, ठीक है। और अगर हम श्रीलंका की देखें तो श्रीलंका के साथ हमारा क्या आता है, राम सेतु। तो राम सेतु जो है वहां पर वो बेसिकली हमारा इनके साथ है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं ड्यूरेंट लाइन की, तो ड्यूरेंट लाइन का क्या होगा बताओ। ड्यूरेंट लाइन किसकी बाउंड्री है, अफगानिस्तान और, ये तो इजी है आराम से कर लोगे, किसकी है बताओ। इंडिया। इंडिया से टच होता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, वेरी गुड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो और गाजा स्ट्रिप, इसका तो बहुत ज्यादा चला था, आपको याद होगा गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप बताओ जल्दी से। बांग्लादेश। मैम फलस्तीन होगा। हाँ, पैलेस्तीन, वेरी गुड। पैलेस्तीन, ठीक है, ये पैलेस्तीन आप लोगों का आ जाता है, और इजराइल, और किसके बीच की है, इजराइल। अरे जिसे हम गाजा पट्टी बोलते हैं, है ना, इनक्लेव है। मैम। हाँ, जिसे गाजा पट्टी बोलते हैं वही गाजा स्ट्रिप है ये। तो ये आप लोगों की मेजर हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। तो राम सेतु ये इंडिया और ये इंडिया और श्रीलंका का है, ठीक है। और हमारे ओपन बॉर्डर्स किस किस के साथ हैं बेटा, सिर्फ दो के साथ हैं, नेपाल और भूटान। हाँ वेरी गुड, भूटान और नेपाल। नेपाल, नाइस, वेरी गुड। क्लियर सबको, सबको क्लियर, चलो आगे चलें हम। ओके एवरीवन, नेक्स्ट पे चलते हैं। सारे बच्चे स्क्रीन पे थम्स अप भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन है कि जो बताना है, नाम बताना है आपको, इंडिया का जो नेवल ऑपरेशन था, ठीक है, सिचलेस को अवर्ट करने के लिए, अवर्ट अ कॉप इन सिचलेस, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कैक्टस बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, ऑपरेशन लाल डोरा, या फ्लावर आर ब्लूमिंग। आपका समय स्टार्ट होता है। क्वेश्चन समझ में आया मैम। इसकी हिंदी दे देती हूँ, वेट में इसकी हिंदी आप लोगों को दे देती हूँ, अगर नहीं समझ आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। What was the name of India's naval operation to avert a COP in Seychelles? ओके एवरीवन, सो मैं आप लोगों को इसकी हिंदी जो है वो चैट बॉक्स में दूंगी। चैट बॉक्स तो आपको ओपन ही रखना है, ठीक है, ताकि आप आंसर भी आराम से कर पाओ। ओके एवरीवन, सो देखो ये रहा जो यहाँ पर आप देखो, सिचेल्स में एक पुलिस वाले को रोकने के लिए भारत के नौसेना संचालन का क्या नाम था, ठीक है, ये बताना है आपको। अब तो कर लोगे, चलो अब मैं आपको दे रही हूँ टाइमर। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, नाइस। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे बच्चों ने आंसर किया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी, ज्यादातर बच्चों ने यही किया है। अब ये है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ये कब का है। तो ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग जो है बेटा, ये आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जिसका संचालन किया गया था बाय इंडियन नेवी।
हमारी इंडियन नेवी के द्वारा इसका संचालन किया गया था, ठीक है। और कहां पर? सिचुलेस के अंदर, ठीक है, सिचुलेस के अंदर अवर्ट करने के लिए कॉप को, यानी पुलिसों को रोकने के लिए। और कब किया गया था? ये 1986 का है, 1986 का, ठीक है। तो आखिरकार वहां क्या हुआ था? तो ये है बात है 1980 के टाइम की। 1980 के टाइम पर क्या हुआ? वहां पर रैने के खिलाफ कई तख्तापलट किए गए और दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा सेवाओं ने कर्नल मेड माइक होरे के नेतृत्व में सफेद भाड़े के सैनिकों को उसके खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया। अन्य तख्तापलट यहाँ पर जो था वो काफी जगहों पर किया गया, ठीक है, योजनाएं भी बनाई गई। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस टाइम थी हमारे देश में, है ना। मतलब 1986 में राजीव गांधी आ गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, 84 में मृत्यु हो गई थी उनकी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमने हेल्प की थी, ठीक है। हमने यहाँ पर इंडियन नेवल ऑपरेशन था अवॉइड करने के लिए कॉप इन सिचलेस, तो इसी वजह से ये इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना। तो ये रहता है आप लोगों का। चलो, ऑपरेशन कैक्टस, ये भी है क्या कुछ? बताओ जल्दी। ऑपरेशन कैक्टस, ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस कब का है? 1988 का। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो ऑपरेशन था आपका थंडरस्टॉर्म, ये वेरी गुड। ऑपरेशन कैक्टस मॉलडीव से रिलेटेड है, 1988, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और थंडरस्टॉर्म ऑपरेशन, ये वाला बताओ, ये किससे रिलेटेड है? ये मैरीटाइम एक्सरसाइज थी कोई, है ना। ये थंडरस्टॉर्म करके मैरीटाइम एक्सरसाइज का कुछ नाम वाम रखा गया था, बाकी इसके बारे में लाल डोरा आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, when was for the first time Indian maritime doctrine was published? आप सबका समय स्टार्ट होता है अब। पहली बार इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन कब प्रकाशित की गई? 1991 में, 1998 में, 2004 में या 2007 में? आंसर करना है जल्दी से। जो मैं आप लोगों की ग्रांड रिविजन्स लूंगी, ठीक है, जैसे ही आप लोगों का हो जाएगा डिक्लेयर, तो मैं यहीं पे लूंगी वाइज ऐप पे ही। वाइज ऐप पे ही क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। जो फ्री क्लासेस होंगी रिवीजन की, तो वो वाइज ऐप पे ही हुआ करेंगी, स्पेशल क्लासेस में। फर्स्ट टाइम इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन जो पब्लिश हुई थी, तो ये कब हुई थी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने जो आंसर किया है वो सी ही किया है, बहुत बढ़िया। 2004 में, है ना। कब हुई थी? 2004 में हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलो, अब इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन है आप लोगों की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टाइम इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन थी वो 2004 में पब्लिश हुई थी, है ना। और रिवाइज कब हुई? रिवाइज्ड, इसको दोबारा से थोड़े चेंजेस करके दोबारा से पब्लिश कब किया गया? 2009 में, ठीक है, 2009 में इसको पब्लिश किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की जो मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है, तो इंडिया की जो मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है आप लोगों की, तो ये जो है आप लोगों की वो किससे रिलेटेड है? समुद्र, है ना। समुद्रों से संबंधित चिंताएं हो गई, जैसे कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हमारे सामने, बहुत सारी चीजें, जैसे डकैती और ये सब, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड थी ये डॉक्ट्रिन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से हो जाएगा ये इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा, चलो इसकी हिंदी में आप लोगों को साथ साथ दे दूंगी। Which one is not a choke point in Indian Ocean offering affecting India's economic activities with outside world? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख रहा होगा सारे बच्चों को। यहाँ पर नॉट पूछा हुआ है ना? मैम क्या- हिंदी में बता दीजिए। हिंदी देखो मैंने दी है। कौन सा एक बाहरी दुनिया के साथ भारत की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले हिंद महासागर का बिंदु नहीं है? तो ये देखो यहाँ पर नॉट आ रहा है। अब आपको नॉट ही बताना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बाप इल मंदेब, पाल स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जल्दी से देखेंगे। ओके एवरीवन, सो मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइमर दे देती हूँ, उसके बाद आंसर करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कुछ बच्चों का बी आंसर है, कुछ बच्चों का डी आंसर है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर टोटल आप लोगों के जो आते हैं ना, टोटल आपके आते हैं 7 चॉक पॉइंट्स आते हैं इंडियन ओशियन के, जो अफेक्ट करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? अब मैं पहले आप लोगों को चॉक पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है, फिर आप आराम से इसका आंसर कर लोगे। चलो देखो, इसमें से जो आप लोगों का हो जाएगा नॉट अ चॉक पॉइंट इन द इंडियन ओशियन, तो कौन सा होगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का आएगा क्या? बताओ। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आएगा, है ना? बाब इल मंदेब ये भी आएगा। पाल स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट ऑफ हरमूज ये भी आएगा। वो 7 में आप लोगों को इंडियन ओशियन के जो 7 पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, मैं सारे बच्चों को इसमें दे रही हूँ चैट बॉक्स में, सारे बच्चे यहाँ से लिख लेना। ये रहे, तो 7 की चॉक पॉइंट्स इन द जो इंडियन ओशियन है, तो ये कौन से आते हैं? मुजाबिक चैनल, बैब एल मंदोब, है ना, स्वेज कैनल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मलक्का स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट और लोम्बोक, है ना, ये लोम्बोक आ गए। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, तो यही वाले आते हैं आप लोगों के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या पाल स्ट्रेट दिख रहा है आप सबको इसमें, जो मैंने आप लोगों को दिया है? पाल स्ट्रेट नहीं दिख रहा ना? इसमें आएगा ही नहीं। देखो, हॉर्मूज है, मंदेब है ना, मलक्का है, और फिर मोजाबिक आ जाएगा, है ना, जो सारे के सारे लिख लेना इनको। ठीक है, सब बच्चों को मिल गए क्या? बेटा इनके नाम ऐसे ही हैं, अगर आप हिंदी में करोगे ना तो ये गलत ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना। दे तो दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में आपको अजीब से लगेंगे थोड़े से नाम। इंग्लिश भी लिख लेना साथ में। लो, हिंदी भी दे दी है मैंने वैसे इसकी। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 7 आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। यूनाइटेड नेशन हैज बीन ओरिजिनली ऑफिशियल नेम ऑफ विच ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है ओरिजिनली
किस नाम से, मतलब ये किस नाम का, ये अलाइंड पावर बोलें, एक्सेस पावर बोलें, ग्रेट पावर बोलें, अटलांटिक ग्रुप। देखो इसको बोलेंगे अटलांटिक समूह, यूनाइटेड नेशन को और आप क्या बोल सकते हो? फिर आपका जो अलाइड आ जाता है, एक एक्सिस आ जाता है, एक्सिस यानी दूरी हो जाता है। हेलो मैम, इसमें कौन सा नहीं था मैम? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। आपका स्विच ऑफ हो गया? देखो मैंने इसमें दिया है। अच्छा, जिसके दूरी वालों को क्या बोलते हैं हिंदी, दूरी वाले से अपोजिट वालों को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताना एक बार। क्या चीज मैम? नहीं नहीं, निकट तो नहीं बोलेंगे। अरे जैसे कोल्ड वॉर में हम पढ़ नहीं रहे थे कि एक तरफ जो ध्रुवीय राज्य थे, मतलब जो अलायंस, अलायंस, अलायंस को इंग्लिश अलायंस, में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे वही तो मित्र राज्य, मित्र राष्ट्र। हाँ, मित्र राष्ट्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। ग्रेट पावर्स जो जाएंगी आपकी, वो कौन सी हो जाएंगी? महान, महान शक्तियां। ठीक है, तो अब आपको बताना है यूनाइटेड नेशन ओरिजिनली जिस नाम से, जिससे बना है, इसलिए क्या था ये? मित्र राष्ट्रों का देश था, ध्रुवीय राष्ट्र था, महान शक्तियां थी, अटलांटिक समूह था। आपका स्टार्ट होता है टाइम अब। जल्दी जल्दी आंसर करें, बहुत बढ़िया, मैम वेरी 6 गुड। नंबर का क्या था आंसर? कौन सी सा था वाला? ना? 6 दिया नंबर था का ना मैंने आपको, मैम मैंने कुछ। सी। ओ, हम भी सी दिए थे, दे के गए, उसके बाद बंद हो गया फोन। ये लो। देखो मैंने 7 चौक पॉइंट्स बता दिए दिए वापस से, दिख रहे हैं अब आपको? 7 चौक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मोजाबिक चैनल है, बैब इल मंदेब है, स्वेज कैनल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, मलक्का है, और सुंदा स्ट्रेट है, और लोम्बोक है। अब क्लियर? यस। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है एवरीवन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन ओरिजिनली ऑफिशियल नेम ऑफ विच ग्रुप, तो यहाँ पर सब बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बहुत इजी आंसर था। मित्र राष्ट्रों से बना था ये, है ना, मित्र राष्ट्रों से बना था। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा मैम एक बार दिखाना 7th क्वेश्चन, है? एक बार 7th क्वेश्चन दिखाना। वो चैट में, चैट बॉक्स में। हो गया मैम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिया था 2006 में? कौन सा होगा इनमें से सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव? आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया, मोना का आंसर आया है, रागिनी का आया है, बाकी बच्चे हमारे सो रहे हैं, मनीषा का भी आ गया। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आया है। आपको विद इन अ टाइमर आंसर देना होता है, ठीक है, तो कोशिश करा करो विद इन अ टाइमर आंसर देने की। जब टाइमर आपका खत्म होने वाला है फटाफट से आंसर करो, ये नहीं कि बहुत देर बाद आप कर रहे हो, ठीक है। और मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं, अभी संडे को क्या करा था हमने, संडे को एक टेस्ट रखा था, ठीक है, संडे को हमने एक टेस्ट रखा था, और वो था आप लोगों का पूरा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर लास्ट में थोड़ा एनालिसिस भी करवाना था, इसीलिए
तो इसमें 100 क्वेश्चंस का टेस्ट था, 200 मार्क्स का टेस्ट था, जिसमें हमारे 3 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आए हैं। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे बताओ कौन आया है? आशीष आया है फर्स्ट पे। सेकंड पे आया है यशराज एंड थर्ड पे आया है अनिरुद्धा मंडल। हमारे मैम प्लस ये सूचना भी सारी दे रहे हैं। लड़कियां अभी पीछे चल रही हैं। थैंक यू मैम, ये सूचना भी दे रहे हैं, हमको अभी पता चला। अच्छा, नहीं मैंने अभी एक्चुअली डाला नहीं है, ग्रुप में अभी डालूंगी। मैंने सोचा सब बच्चों को बता दूं, आप लोगों सबको, ठीक है? ज्यादातर तो बच्चे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने बता फोर्थ दिया। फिफ्थ क्या है? फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ का तो जगह ही नहीं थी ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों की बात हुई थी, तो फर्स्ट कितने सेकंड कितने थर्ड मार्क्स हैं यही ये आए भी हैं। बताओ इनके। इनके मैम मेरे तो मार्क्स बहुत सारे क्वेश्चन रह गए थे। टाइम से आने का है, इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखो जैसे मैं पहले से अगर इन्फॉर्म कर देती हूँ ना, तो आपको टाइम से आना है, ठीक है? और फ्री वाले बच्चों के लिए भी रखे जाएंगे। फ्री वाले बच्चों को मैं करवाऊंगी इस महीने के लास्ट में। इस महीने के लास्ट में आप लोगों का 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा फ्री वालों के लिए, और 200 नंबर का। फिर देखते हैं उसमें भी मैं आप लोगों के लिए क्या रखूंगी, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए सर कुछ ना कुछ ऑफर रखूंगी या कुछ वैसे रखूंगी, गिफ्ट रखूंगी आप लोगों के लिए, सबके लिए, ठीक है? इसमें भी रखा था, इसके अंदर 30% डिस्काउंट रखा था। 30% डिस्काउंट बहुत होता है, ठीक है? मतलब एक सब्सक्रिप्शन अगर 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन है, तो वो सिर्फ आपका 8,000 अगर 500 का है, तो वो 5,000 समथिंग का पड़ेगा, सोचो, ठीक है? तो इसमें 30% डिस्काउंट रखा था। तो ये बच्चे जो हैं वो यूज कर सकते हैं इस महीने और अगले महीने इस वाले ऑफर को, जो इनका मिला है। 2 मिनट रुकना बच्चों, मैं मार्क्स बता देती हूँ इनके। एक्चुअली मार्क्स मुझे याद नहीं है, मैंने लिख लिए थे। ऐसे ही प्लस वालों का जब करवाऊंगी, आशीष के आए हैं 156 200 में से, यशराज के आए हैं 148 200 में से, और अनिरुद्धा मंडल के आए हैं 144। यही है आपके, ठीक है? और उसके बाद थैंक फिर यू मैम, फोर्थ नंबर पे अगर आप आपके देखो, बदौलत हुआ ये। हाँ, चलो, तीनों के तीनों लड़के हैं हमारी क्लास में, आगे लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं, आई डोंट नो लड़कियां कर क्या रही हैं। चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को बता रही थी, है ना? तो मैम यहाँ आशीष पर की तो 5 मार्क्स माइनस होने चाहिए थे। नहीं, उसने बाद में ऑन कर ली थी, आप लोगों ने देखा मैं नहीं आधे था? घंटे बाद की थी मैम। नहीं, उसने तभी कर ली थी, मैंने देखा था। कर लेंगे तब भी टॉपर रहेंगे। अच्छा चलो, पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन अगर आप देखो, तो ये जो बेसिकली था, ये सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव था जो इंडिया के द्वारा 2006 में लिया गया था, ठीक है? चलो बेटा, आप मुझे ये बताओ कि अच्छा, लड़कियां कम पढ़ रही हैं अच्छा, यशराज कह रहा है लड़कियां कम पढ़ रही हैं अभी, ठीक है? चलो, यहाँ पर आप देखो, जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर। किसने दिया था बताओ? जोसेफ नाइट। वेरी गुड, जोसेफ नाई ने दिया था। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि ये सॉफ्ट पावर क्या है? सॉफ्ट पावर का क्या मीनिंग है? चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप लोग। सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर, है ना? इस पे कौन बोलते हैं? जोसेफ नाई बोलते हैं। तो जोसेफ नाई का ही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या? सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर ये नाई ने दिया था, ध्यान रखना। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक भी है, आप लोगों को पता ही है ना? तो इसमें आप लोगों के कल्चरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं सॉफ्ट पावर में, जैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स आ गए, ठीक है? या फिर हम दूसरे को उनकी फॉरेन पॉलिसीज को हम क्या कर पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है? इसमें कल्चर आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, और इसकी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है किसी भी देश की। तो 3 चीजें आती हैं, क्या क्या? कल्चर, वैल्यू और फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? सॉफ्ट पावर में। तो हार्ड पावर आपका वही मिलिट्री आ गई, है ना? स्मार्ट पावर, इसको दोनों को मिलाकर जो बनती है वो स्मार्ट पावर है। तो ये नाई ने दिया था, ठीक है? और हमने, इंडिया ने जो सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव लिया था, तो वो लिया था पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन में।
तो ये हमने कब किया था बच्चों? हमने ये किया था 2006 में, जब पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन किया गया, तो यहाँ पर हमने इसे 2006 में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उसने सेटअप किया पब्लिक पॉलिसी डिवीजन को 2006 में। और किसके लिए? ताकि ये इंडिया की तरफ से कन्वर्सेशन कर पाए, किसके साथ? वर्ल्ड के साथ, पूरे संसार के साथ। ठीक है, तो इंडियन पब्लिक डिप्लोमेसी का जो गोल था वो ये था कि भाई फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस को इंडिया के इंटरेस्ट में लेना, प्रमोट करना, पॉजिटिव इमेज किसकी? इंडिया की, है ना, और इसमें एंगेज करना स्कॉलर्स को, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर रखी गई थी। पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन, पब्लिक पॉलिसी जो पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। दोबारा बताऊं? पब्लिक पॉलिसी, ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा 2006 में सेटअप किया गया, पहली बात। दूसरी चीज, इसका गोल ये था कि डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, जो इंडिया के डिसीजंस हैं फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, उनको लेना, और साथ ही साथ प्रमोट करना पॉजिटिव इमेज को इंडिया की, और इसमें इनकरेज करना एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ये बेसिकली इसी का ही काम था, पब्लिक पॉलिसी डिवीजन का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। विच लेडी रिप्रेजेंटेड, आरती हंसा मेहता, आप किसका बता रहे हो बेटा? विच लेडी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन फॉर्मिंग यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स? आंसर करेंगे जल्दी से इसका। आपका समय स्टार्ट होता है अब। कौन सी लेडी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को फॉर्म के लिए, बनाने के लिए? विजय लक्ष्मी पंडित ने, सरोजनी नायडू ने, हंसा मेहता ने, या सुचेता कृपलानी ने? अच्छा, आप यहाँ से बोल रहे थे देखकर, ओहो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे जो हैं, बच्चों ने ज्यादातर जो आंसर किया है वो ऑप्शन नंबर ए किया है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? कोई बताएगा? डी। सुचेता कृपलानी इज द रॉन्ग आंसर। हंसा मेहता। यस, हंसा मेहता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विच लेडी रिप्रेजेंटेड इंडिया, तो मैं आप लोगों को हंसा मेहता, आप देखोगे कैसी दिखती हैं, मैं दिखा देती हूँ हंसा मेहता जी को। इनका पूरा नाम हंसा जीवराज मेहता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ये रही हंसा जीवराज मेहता, दिख रही है इमेज में? यस यस मैम। देख पा रहे हो ना सारे बच्चे? यही है हंसा जीवराज मेहता। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था इंडिया को फॉर्म करने के लिए यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अब मुझे एक चीज बताओ, जो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है वो कब फॉर्म हुआ? मैम बताओ। 1948। 1948। दिसंबर 1948। 48। 10 जनवरी 1948। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 10 जनवरी 1948 आप लोगों का जो यूनाइटेड नेशन कमीशन है ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, दिसंबर ये क्या चीज? जनवरी। 10 दिसंबर। दिसंबर होगा मैम, जनवरी थोड़ी ना। 10 दिसंबर, उसी टाइम का ही था ये। हाँ मैम, 10 दिसंबर। बिल्कुल ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को इसको बनाया गया था। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या हुआ था, पहली बार जनवरी 1947 में मिले, फिर ड्राफ्ट किया गया कमेटी कि हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, फिर उसे अडॉप्ट कब कर लिया गया?
10 दिसंबर 1948 में, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 में किया गया। अच्छा, फंक्शनल कमीशन जो ये आया बेसिकली, तो ये 1946 से काम कर रहा था, ठीक है। इसे रिप्लेस किसने किया? इसे बेटा रिप्लेस यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। लेकिन आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? आज के टाइम पर हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट UNHRC। हाँ, यूएनएचआरसी, वेरी गुड। ये कब बनी है? 2006 में। हाँ, 2006 में बनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू का जो आइडिया था फॉर फ्यूचर वन वर्ल्ड, ठीक है, ये डिराइव हुआ था बुक ऑफ विच ऑथर? तो लॉरेंस विटनर से लिया है, एंड्रयू कैनेडी से, स्टीफन कॉर्न से, या वेंडल विल्की से? चलो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। नेहरू का आइडिया फॉर फ्यूचर वन वर्ल्ड। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। बेटा वन वर्ल्ड, वन वर्ल्ड के लिए पता है कौन जाना जाता है? देख लेते हैं किसी बच्चे ने आंसर सही किया है क्या। ठीक है, यहाँ पर सुनेली, सुनेली का आंसर ठीक है, और किसी का भी आंसर ठीक नहीं है, ओनली सुनेली का आंसर ठीक है बस पूरी क्लास में, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वेंडल विल्की का ही कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड का, ठीक है। अगर इनका नाम भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले वन वर्ल्ड ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। इन्होंने वन वर्ल्ड पर बोला है, यहाँ लिख देती हूँ, इन्होंने वन वर्ल्ड पर बोला, सिविल राइट्स पर बोलते हैं, सिविल राइट्स पर बोला इन्होंने, ठीक है। और ये कौन थे बेटा? ये अमेरिकन लॉयर थे, ठीक है। ये कौन थे? अमेरिकन लॉयर। कौन? वेंडल विल्की। तो वेंडल विल्की अमेरिकन लॉयर थे, और ये बहुत मतलब काफी पुराने टाइम के रहे हैं, मतलब 80s का टाइम पीरियड रहा है इनका, 1892, ठीक है, 1892 का टाइम पीरियड रहा था इनका। और जो ये फेमस हुए ना, फेमस ये इसी के लिए हुए, वन वर्ल्ड के लिए। जो नेहरू का आइडिया था फॉर फ्यूचर वन वर्ल्ड, ये डिराइव उन्होंने किया था यहीं से ही, इनसे ही लिया था। सबको क्लियर? इनकी लैंग्वेज मानी जाती है, 1943 लिखा था वन वर्ल्ड। ठीक है। वन वर्ल्ड इन्होंने कब लिखी है? बुक भी है इनकी। और अभी जैसे जागृति ने बताया 1943। सबको क्लियर? नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन डिस्क्राइब एज अ primus inter pairs by। तो प्राइमस इंटर पेयर्स कौन कहता है प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट्री सिस्टम में? लॉर्ड मोरले बोलते हैं, वेलेस्ले बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं, पैट्रिक नेस बोलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को संसदीय व्यवस्था में प्राइमस, इसको प्राइमस ही बोलेंगे क्योंकि मैंने करवाया है, आप देखना। प्राइमस इंटर पेयर्स कौन कहता है? इसे लिख भी लेना आप लोग, ठीक है। बच्चों के आंसर ऐसे आने स्टार्ट हो गए हैं, मैं लेकिन टाइमर दे देती हूँ। ये लो आपका टाइम स्टार्ट। लॉर्ड मोरले ने बोला था, ऑर्थर वेस्ली विलिंगस्टन ने बोला था, जे.आर. राउलिंग ने बोला था, पैट्रिक नेस ने बोला था। आपका नेटवर्क जा रहा है, आप आम के पेड़ पे चढ़ जाओ आशीष। चलो, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कौन कहता है कि ये प्राइमस इंटर पेयर्स है? प्राइमस इंटर पेयर्स मतलब जो बेसिकली रियल बोलते हैं जिसे। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले पता है किसने दिया है? देख लेते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर किसने दिया है। सबसे पहले इसका राइट आंसर जो दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
JRF बाबू ने दिया है, फिर तलात ने दिया है, मनीषा, और फिर रुचि, फिर मनीषा, सुनेली, विशाल। बहुत बढ़िया, इन बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले बोलते हैं। लॉर्ड मॉर्ले ने बोला था प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो प्राइमस इंटर पेयर्स बताते हैं। ये लिख लेना, प्राइमस इंटर पेयर्स। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं? ये लॉर्ड मॉर्ले बोलते हैं। क्लियर सबको? लिख लो फटाफट। प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग अगर आप देखोगे तो इसका इंग्लिश मीनिंग जो हो जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ठीक है, उन समानों में सबसे जो बड़ा होगा वो हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड JRF बाबू, बहुत बढ़िया। ठीक है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। नाइस। चलिए, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर एक मनी बिल पास होता है लोकसभा में, ठीक है, मनी बिल पास हुआ लोकसभा के द्वारा, ठीक है, तो राज्यसभा के द्वारा कितने दिन में वो पास हो जाएगा? 21 दिन में, 14 दिन में, 7 दिन में, या 3 दिन में? आपको आंसर करना है। मैं आप लोगों को पोल दे रही हूँ, सॉरी टाइमर दे रही हूँ, आंसर आपको करना है चैट बॉक्स में। जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया एवरीवन। आप मनी बिल का आर्टिकल बताओ पहले। मैम 110। बहुत बढ़िया। और A111 का? असेंट टू द बिल। 112 का? बजट। 108 का? मैम 108 जॉइंट सिटिंग। ज्वाइंट सीटिंग। बहुत बढ़िया। तो मनी बिल जो है, मुझे ये बताओ, मनी बिल क्या सबसे पहले हम राज्यसभा में ला सकते हैं? नहीं। ला सकते नहीं, ला सकते ना, मनी बिल हम राज्यसभा में नहीं ला सकते। मनी बिल ओनली सबसे लोकसभा। पहले कहाँ पर आता है? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा में। लोकसभा। वेरी, बहुत बढ़िया, लोकसभा ओनली आता है ना, लोकसभा में ही आएगा। तो यहाँ पर जब लोकसभा में आता है तो फिर उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा इसे पास ना करे तो विदिन कितने दिन अपने आप पास हो जाएगा? 14 दिन में हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या राज्यसभा इसमें अमेंड कर सकती है? नहीं। नहीं कर सकती, रिकमेंड कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर रिकमेंडेशन वो किसको देगी? इनको ही दे देगी, लेकिन ये अमेंड नहीं कर सकती, ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिकली इनकी सीमा है। जो उस दिन आप पूछ रहे थे ना, पेपर में पूछ रहे थे मैम ये राज्यसभा वाला, वहां पर क्वेश्चन यही कह रहा था कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना था, तो वो पॉजिटिव पॉइंट वहां देखना था बस। लेकिन यहाँ पर जो ये है, ये बताओ राज्यसभा की सीमा है या पॉजिटिव पॉइंट है ये राज्यसभा के लिए? बोलो, कैसा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव? भाई नहीं कर सकती, मैम नेगेटिव हुआ ना, नहीं कर सकते। नेगेटिव हुआ ना, सीमा हो गई ना फिर ये इसकी, ये पॉजिटिव थोड़ी हुआ उसके लिए। चलो बहुत बढ़िया एवरीवन। पॉजिटिव में आएगा कि रिकमेंडेड कर सकती है। हाँ, प्रियम्बल जो है आप लोगों को पता ही होगा, प्रियम्बल के अंदर आपने लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी का देखा होगा आइडिया, है ना। ये हम किससे इंस्पायर होके हमने लिया था? रशियन से, एरिस से, यूएसए से, या फ्रेंच से? बहुत इजी, आप लोग इसमें 100 भी कर सकते हो। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आए हुए हैं। वेरी गुड, सिर्फ 9 बच्चों का अभी तक आंसर आया है, सारे बच्चे करिए।
लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी जो हमने ली थी वो ली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। 1789 रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 1917 1917। आयरिश रेवोल्यूशन, तब तक ये लिख देते हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कब का है? 1787 का है ना? 1787 का कॉन्स्टिट्यूशन था। आयरिश रेवोल्यूशन बताओ बच्चों, इसका ईयर जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? आयरिश रेवोल्यूशन 1919 से लेकर 1921 तक, मतलब 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919। 1919 से 1921 तक चला था ये, ठीक है। चलो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। हु इज द गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा मेंबर्स? हु इज द, यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आ रहा मैम एक होगा। बार 13 वाला, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना प्रॉपर। ऑप्शंस तो है बट क्वेश्चन नहीं है। हो गया मैम, थैंक यू। Who is the guardian and custodian of the rights and privileges of Lok Sabha members? लोकसभा स्पीकर। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अगर किसी बच्चे को हिंदी देखनी है, हिंदी देख लो। लोकसभा सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, चीफ जस्टिस होता है, या लोकसभा का स्पीकर होता है? आप लोगों को आंसर करना है। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने वैसे चलाया नहीं टाइमर, ठीक है। तो गार्जियन और कस्टोडियन कौन होता है लोकसभा के राइट्स एंड प्रिविलेजेस का? लोकसभा का स्पीकर। अभी 2022 में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम प्रकाश बिरला। वेरी गुड, ओम बिरला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।